दी चैप्टर नोन, चैप्टर का नाम निकल के आ रहा है काइनेमेटिक्स। ये यूनिट है पूरा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बुक्स ये मेरा सेकंड यूनिट निकल के आ रहा है फिजिक्स का, क्लास +1 का, ठीक है। बेसिकली आपकी एग्जैक्ट फिजिक्स के फंडेज इसी चैप्टर के साथ शुरू होंगे, ठीक है। आज इंट्रोडक्शन निकल के आएगी इसकी, आज कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। आज बेसिकली हम वो टर्म्स के साथ डील करेंगे जो इस चैप्टर के दौरान मैं यूज करने वाला हूं। सो आज हम जो हमने जूनियर क्लासेस में, 9th क्लास में, बेसिकली जूनियर क्लास में भी नहीं, हम ये कह रहे हैं 9th क्लास के बीच में, 9th क्लास में हमने थोड़ा बहुत रीड किया है, थोड़ा बहुत वो रिवाइज होगा। एट द सेम टाइम कुछ टेक्निकल टर्म्स जिन्हें हम बार बार यूज करेंगे जब चैप्टर आगे बढ़ रहा होगा, तो आज उसके साथ थोड़ा सा हम जो है फाइंड आउट करेंगे उनकी डेफिनेशंस क्या निकल के आ रही है। हालांकि जो आज का टॉपिक निकल के आएगा, अगर मैं एग्जाम्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बात करूं, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। लेकिन हां, अगर चैप्टर की डेप्थ को अच्छी तरह से समझना है तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स निकल के आ रही हैं, वो टेक्निकल टर्म्स की क्लैरिटी होना जरूरी है, जो आज के सेशन के अंदर निकल के आएगा मेरा। अगर वो टेक्निकल टर्म्स की क्लैरिटी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल्स या थ्योरी को समझने में दिक्कत आती जाएगी, ठीक है। सो आज का सेशन बड़ा इजी निकल के आएगा, बड़ा कैजुअल सा सेशन होगा। तो मैं यही बोलूंगा आपको, साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा। इन केस अगर नोट्स कुछ रह जाता है तो एटलीस्ट मोबाइल के ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, तो बाद में कॉपी के ऊपर नोट्स बना देना। लेकिन नोट्स पक्का कॉपी के ऊपर ही होने चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ एग्जाम्स आपको एग्जाम्स कॉपी के बीच में से पढ़ के देने, तो कॉपी में ऊपर सारा कुछ होना बहुत जरूरी है। सो कॉपी के साथ साथ नोट्स जरूर बनाते जाइएगा, ठीक है। सो चैप्टर का नेम है काइनेमेटिक्स, ठीक है। नेम ऑफ द चैप्टर इज काइनेमेटिक्स। अब ये रेक्टिलिनियर मोशन की बात कर रहा है यहां पे, रेक्टिलिनियर मोशन। रफ लैंग्वेज के अंदर अगर मैं इसे बोलूं तो जो स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन निकल के आ रहा है, स्ट्रेट लाइन के अंदर जो मोशन निकल के आ रहा है, ठीक है, दैट इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन रफ लैंग्वेज में। तो मतलब पहले पेज के ऊपर ही यहां पर रेक्टिलिनियर मोशन की बात कर ली, मतलब है कि फिजिक्स की टेक्निकल टर्म यूज हो रही है, उसके मीनिंग को पता होना चाहिए हमें। क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स या थ्योरी या कोई कांसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहा है, वहां पर अगर वर्ड रेक्टिलिनियर यूज कर रहा है तो बच्चे को एग्जैक्ट मीनिंग मालूम होना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है स्ट्रेट लाइन। और काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें मीनिंग्स ही नहीं क्लियर होते। अगर मीनिंग्स नहीं क्लियर तो याद रखिएगा, क्वेश्चंस रीड करके समझ में नहीं आएगा क्या पूछ रहा है वो क्वेश्चन, ठीक है। देन अगर ये चीज समझ में आ गई है तो मूविंग टुवर्ड्स फर्दर, अगर मैं आगे बढ़ूं तो काइनेमेटिक्स टॉपिक निकल के आता है मैकेनिक्स का। काइनेमेटिक्स इज अ टॉपिक ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स मेरी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, ठीक है। अगर अच्छी तरह से समझें इसे, मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द कॉज एंड इफेक्ट्स ऑफ मोशन। मींस मेरी फिजिक्स की ना आगे चल के काफी ब्रांचेस निकल के आती हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, फिजिक्स की मेरी ब्रांच निकल के आती है, पहली तो मैकेनिक्स, ठीक है। देन इलेक्ट्रोफिजिक्स निकल के आती है, ठीक है जी। देन क्वांटम फिजिक्स निकल के आती है। देन थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स निकल के आती है, एंड सो ऑन। और कुछ भी, नैनो फिजिक्स भी होती है, एक नैनो भी ब्रांच है फिजिक्स के, ठीक है। तो ये ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स हैं। और +1 क्लास मेरी मैकेनिक्स के साथ डील कर रही है। +1 क्लास इज डीलिंग विद द मैकेनिक्स ओनली, ये सिर्फ मैकेनिक्स के साथ ही डील कर रही है, ठीक है। अब मैकेनिक्स का मीनिंग क्या निकल के आता है, ठीक है। अब मैकेनिक्स को भी अगर मैं देखूं, मैकेनिक्स किसके साथ डील कर रही है? मैकेनिक्स डील्स विद द मोशंस,
मोशंस के साथ डील कर रही है। मोशन क्या होता है? एनीथिंग विच इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, उसे क्या कहते हैं? मोशन। अब मैकेनिक्स इज ए ब्रांच जो मोशन को स्टडी करने में हेल्प करती है। अब मोशन क्या होता है? एनीथिंग विच चेंजेस, ठीक है, एनीथिंग विच इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, एनीथिंग विच इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। अब ये टेक्निकल टर्म्स है, इन टेक्निकल टर्म्स के मीनिंग क्लियर होने चाहिए। आज सिर्फ मैं मीनिंग्स क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। अब मोशन के, अब मैकेनिक्स क्या करती है? अब मैकेनिक्स इसके कॉज, अब फलानी चीज ने अगर मोशन में आई गई है तो उसके पीछे का कॉज क्या है, ठीक है, मैकेनिक्स में, ठीक है, उसके पीछे का कॉज क्या है। एंड एट द सेम टाइम अब अगर वो मोशन में आ गई है तो उसके इफेक्ट्स क्या निकल के आएंगे, ठीक है। मैकेनिक्स किसके साथ डील कर रही है? मोशन के साथ डील कर रही है। मैकेनिक्स डील विद द मोशन, नोट करिए और साथ साथ, ठीक है। देन फर्दर ऑल्सो मैकेनिक्स आगे भी 3 ब्रांचेस में डिवाइडेड है। मैकेनिक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेस, स्टैटिक, काइनेमेटिक्स जो यूनिट का नाम है हमारा, देन डायनेमिक्स, देन डायनेमिक्स। अब यूनिट का नाम हमारा काइनेमेटिक्स आ रहा है, मतलब मैं मैकेनिक्स की काइनेमेटिक्स को स्टडी करने वाला हूं, स्टैटिक और डायनेमिक्स को स्टडी नहीं करने वाला इस यूनिट के अंदर। ठीक है जी। अब नाम के ऊपर बात करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू नेम, अगर मैं इसकी बात करूं, इसका मतलब है रेस्ट पे, रेस्ट, स्टैटिक का मतलब निकल के आता है रेस्ट, स्टैटिक, रेस्ट। ठीक है। अब अगर आप चेक करिए आपके रूम के अंदर कहीं ना कहीं, ठीक है, वॉच लगी होगी दीवार के ऊपर। स्टैटिक का मीनिंग समझा रहा हूं मैं। आपके घर में आप जिस रूम में एट प्रेजेंट बैठे हो वहां पर कहीं ना कहीं वॉच लगी होगी, ठीक है, या आपके रूम के अंदर ही, ठीक है, कहीं ना कहीं आप कह लो अगर रूम के अंदर एलईडी लगी हो तो एलईडी भी दीवार के ऊपर ही लगी होगी, या मतलब ऐसा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर होगा जिसे आपने फोटो फ्रेम ही लगा लो, उसे दीवार के ऊपर रखा हुआ, मतलब टांग के रखा हुआ आपने, ठीक है। अब अगर वो दीवार के ऊपर है, ठीक है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, ठीक है, जब से आपने उसे दीवार के साथ स्टिक किया, ठीक है, अटैच किया, तब से उसकी पोजीशन वही की वही निकल के आ रही है, वो रेस्ट पर ही है दीवार के ऊपर, ठीक है। अब इट डजंट मीन कि उसके ऊपर फोर्सेस नहीं लग रहे, फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट, उसके ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं, बट आर इन इक्विलिब्रियम। वर्ड क्या यूज कर रहा हूं? इक्विलिब्रियम, और बहुत ज्यादा यूज होगा। इक्विलिब्रियम वर्ड तब यूज किया जाता है जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं, बट वो फोर्सेस का नेट रिजल्ट क्या निकल के आ जाए, नेट फोर्स क्या निकल के आ जाए? 0। मतलब ओवरऑल फोर्स, ओवरऑल फोर्स क्या निकल के आया? 0। तो अब टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर हम उसे क्या वर्ड यूज करते हैं? नेट फोर्स। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? नेट फोर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
अगर आप अभी चेयर के ऊपर बैठे हो, ठीक है, अगर अभी आप, ठीक है, कहीं ना कहीं चेयर के ऊपर बैठे हो, ठीक है, तो चेयर ने आपके फोर्स को क्या हुआ, बैलेंस किया हुआ। आप मोशन में तो नहीं आ रहे, आप नीचे की तरफ गिर नहीं रहे, आप ऊपर की भी तरफ नहीं जा रहे, ठीक है, नीदर यू आर गोइंग अपवर्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, नीदर यू आर गोइंग इन दी, नोर यू आर गोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इट मींस चेयर ने, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ चेयर, ठीक है, अगर आप चेयर की एग्जांपल लोगे, ठीक है, अगर मैं चेयर की एग्जांपल लूं तो क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, दैट इज mg, वो डाउनवर्ड लग रहा है, लेकिन चेयर के सरफेस ने आपको एक अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसे रिएक्शन बोलते हैं, हम 9th क्लास में सुना होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। तो ये एक फोर्स होता है, रिएक्शन इज ऑल्सो ए फोर्स। अगर आप चेयर के ऊपर बैठे हो तो नेट फोर्स आपका क्या निकल के आ रहा है, 0। इट मींस Fg माइनस R इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब दिस इज ऑल्सो रेड इन दी फिजिक्स, ये स्टैटिक्स के अंदर पढ़ते हैं, समझ में आ रहा है? स्टैटिक्स का मीनिंग समझ में आया? स्टैटिक्स क्या कह रहा हूं? सो स्टैटिक्स बेसिकली डील्स विद द ऑब्जेक्ट्स विच आर एट रेस्ट, ठीक है, नोट कर लो इसे। स्टैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, स्टैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of object at rest, with the study of object at rest, even when forces acting on it is in equilibrium। अगर मतलब वो चीज अब रेस्ट में ही रहे, ठीक है, अगर उसके ऊपर फोर्सेस लग भी रहे हैं तब भी, ठीक है जी। सो फर्दर मैं आगे बढ़ रहा हूं, आगे मैं जा रहा हूं काइनेमेटिक्स के ऊपर, काइनेमेटिक्स के मीनिंग के ऊपर, ठीक है, काइनेमेटिक्स के मीनिंग के ऊपर जा रहा हूं। तो यहां पर इसने काइनेमेटिक्स का यहां पर मीनिंग लिखने की कोशिश भी की है, ठीक है। अब काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स के मीनिंग को लिखने की कोशिश भी की है। अब इस स्लाइड के बीच में स्टैटिक का नहीं था, तो मैंने स्टैटिक को साइड में समझाया था, लेकिन मैकेनिक्स को इसने 2 ब्रांचेस के अंदर बताने की कोशिश की। वैसे 3 ब्रांचेस है, स्टैटिक इज ऑल्सो देयर। तो काइनेमेटिक्स क्या है? द वर्ड काइनेमेटिक्स मीन्स साइंस ऑफ मोशन, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट गोइंग इनटू द कॉज ऑफ मोशन। वो मोशन में आया कैसे, क्यों आया, ठीक है, मुझे उसके साथ कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बस मुझे ये देखना है कि वो अगर मोशन में आ गया तो उसके मोशन को स्टडी करना है, उसके पीछे के फोर्सेस क्या लग रहे हैं, मुझे उसके साथ कोई मतलब नहीं है। दैट इज काइनेमेटिक्स, ठीक है। उसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, ध्यान दोबारा लिख लो। इट इज ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट गोइंग इनटू द कॉज ऑफ मोशन। मुझे उसके कॉज ऑफ मोशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। Whereas डायनेमिक्स एक ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। अब डायनेमिक्स यूज किया जाता है, अब ध्यान से देख लो, आपकी स्क्रीन की तरफ डायनेमिक्स की डेफिनेशन आ गई होगी, ठीक है। डायनेमिक्स आप पढ़ने वाले हो हायर क्लासेस में, एमएससी वगैरह में पढ़ते हैं हम डायनेमिक्स के बारे में ज्यादातर, ठीक है। डायनेमिक्स के बारे में मतलब बच्चा अगर डायनेमिक्स की बात करें हम, तो इवन कि ग्रेजुएशन के अंदर भी डायनेमिक्स के बारे में ज्यादा नहीं आता कुछ। तो ये भी बेसिकली हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन का टॉपिक निकल के आ जाता है, ठीक है। इट इज ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच कंसर्न्ड अबाउट द कॉजेज दैट कॉजेज द मोशन। अब इसके बीच में कॉजेज के बारे में भी स्टडी करते हैं। अब अगर कॉजेज को स्टडी करोगे ना तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता जाता है, ठीक है। तो इसलिए +1 के अंदर इतना कॉम्प्लेक्स नहीं निकल के आएगा, ठीक है। सिंपल सिर्फ मोशन को स्टडी करने के लिए निकल गया है, ठीक है। सो काइनेमेटिक्स इज ए ग्रीक वर्ड
where kaina means motion. ठीक है, काइनेमेटिक्स इज ए ग्रीक वर्ड where kaina means motion. So चैप्टर का नाम अभी क्लियर हुआ, चैप्टर इज डीलिंग विद द मोशन, लेकिन उसके कॉजेस के साथ हमें कोई लेना देना नहीं. ठीक है, चैप्टर इज डीलिंग विद द मोशन, लेकिन उसके कॉजेस के साथ कोई लेना देना नहीं. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर ना एक एग्जांपल लेता हूं आपके लिए. मैंने क्या लिखा, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी. ठीक है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. ये सारा 9th क्लास में पढ़ा था. 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. अब ये वाले फॉर्मूलेज के बीच में, ठीक है, कभी किसी ने ये पूछा कि यार एक्सेलरेशन किसने दी उसे. हमने कभी ये बात की है कि यार फलाने बंदे को मैंने फोर्स लगाया तो उसने एक्सेलरेशन. हम ये सीधा लिखने हैं, इज एक्सेलरेटेड एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड इज एक्सेलरेटेड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर. अरे यार वो एक्सेलरेशन दी किसने, मुझे उसके साथ कोई मतलब नहीं है. एटलीस्ट काइनेमेटिक्स में उसके साथ कोई मतलब नहीं है. बस एक्सेलरेशन मिल गई तो मिल गई, जैसे मर्जी मिली हो, मुझे क्या लेना देना किससे मिली है. सो दिस इज कॉज ऑफ मोशन के साथ मुझे कोई लेना देना. मोशन में आ गया, ठीक है भाई, किसके कारण आया, किसी ने धक्का मारा, ठीक है, ऊपर से नीचे गिर गया, मुझे उसके साथ कोई लेना देना नहीं है. सिर्फ अब वो अगर मोशन में आ गया तो मोशन को रीड करना, मुझे मोशन को स्टडी करना, दैट इज दिस इज काइनेमेटिक्स. दिस इज व्हाट वी कॉल काइनेमेटिक्स. ठीक है जी. ठीक है, अब मेरा एक छोटा सा टॉपिक क्वेश्चन है आपको. अब मेरे ख्याल से मनमीन ने किया होगा ये चैप्टर, आपके स्कूल में हुआ ना थोड़ा बहुत. ठीक है, और किसी ने किया? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे मनमीन? तो मैंने कहा कि हमारे स्कूल में अपनी स्टार्टिंग की हुई है, कंप्लीट नहीं हुआ है. हाँ, तो स्टार्टिंग उन्होंने काइनेमेटिक्स का मीनिंग वगैरह एक्सप्लेन किया. चलो वो हुआ, ठीक है. कुछ नया पता चला अभी तक? यस सर. चलो, किसी और के स्कूल में शुरू भी नहीं हुआ? चलो, बाकियों के स्कूल में शुरू नहीं हुआ. बाकियों के स्कूल में मेरे ख्याल से पहला यूनिट ही चल रहा होगा. चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ रहे हैं. ठीक है, सो मूविंग फर्दर, आगे बढ़ते जाएं. तो मेरे पास अगला कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट. ठीक है, पॉइंट मास या पार्टिकल. ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए कि हम फिजिक्स में पढ़ने कैसे वाले हैं. ठीक है, क्या करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं, हमें पता होना चाहिए. ठीक है, अब डेफिनेशन लिख लो पॉइंट ऑब्जेक्ट की. आपकी बुक्स, अगर आपके पास बुक्स है तो वहां पर आपको दिया होगा पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट मास. ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट मास की बात की होगी इसमें. ठीक है जी. चलो फॉर एग्जांपल, अब इसके अंदर इसे समझना है, बाद में डेफिनेशन की तरफ आएंगे, लेकिन मीनिंग को समझते हैं. ठीक है, मीनिंग को ध्यान से समझते हैं. ठीक है, अब मैं क्या देख रहा हूं, जो स्टार्स है मेरे पास, ठीक है, जो मैं स्टार्स अर्थ के ऊपर से देख रहा हूं, ठीक है, जितने भी स्टार्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है, वो बड़े पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं. दैट आर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स. एक तरह से मुझे तो पॉइंट की तरह ही नजर आते हैं. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तभी वो पॉइंट बनाई उसने. ठीक है, उस पॉइंट के अंदर पॉइंट क्या बोल रहा है, लिटिल स्टार. ट्विंकल, जो ट्विंकलिंग करता हो, लिटिल स्टार है. अब व्हेनेवर मैं अर्थ के ऊपर, ठीक है, अर्थ के ऊपर बैठ के स्टार को अगर स्टडी करूंगा तो मैं इसे क्या मान के चलने वाला हूं, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलने वाला हूं. विजिबिलिटी भी पॉइंट ही है, हालांकि वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है नहीं. याद रखिएगा, स्टार का साइज अर्थ तो पता नहीं कितना बड़ा होगा. ठीक है, कंपैरेटिवली अर्थ पता नहीं कितनी थाउजेंड्स
ठीक है, कुछ स्टार्स तो ऐसे निकल के आएंगे जिसमें लैक्स ऑफ अर्थ एंटर कर जाएं। इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं हमारे यूनिवर्स में। ठीक है, अर्थ का साइज तो किसी स्टार के साथ कंपेयर किया ही नहीं जा सकता, अर्थ बहुत स्मॉल है। ठीक है, लेकिन व्हेन वी आर स्टडिंग ए स्टार फ्रॉम द अर्थ, तो मैं उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह मान के चल रहा हूं, विजिबल भी मुझे पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ही, विजिबिलिटी भी उसकी वैसे ही निकल के आ रही। ठीक है, इसका रीजन क्या है, इसके पीछे के रीजंस क्या है? एक्चुअल में यहां से जो लाइट निकल के आ रही है ना इस स्टार से, लाइट, वो लाइट यहां, मुझे ये स्टार कब विजिबल होगा? जब ये लाइट मेरी आई के अंदर आएगी, एंटर्स इनटू माय आई, एंटर्स इनटू माय आई। ठीक है, अब जो ये लाइट निकल के आ रही है ना, कोई भी चीज मुझे विजिबल तब होती है जब वो एक लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करे और वो लाइट मेरी आई के अंदर आ जाए। ठीक है, प्यूपिल के अंदर एंटर कर जाए। ठीक है, अगर व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इज वेरी लार्ज as compared to its size, then that object is considered as point object। अब स्टार का अपना साइज बहुत बड़ा है, लेकिन स्टार से जो लाइट निकल के आ रही है ना, वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रही है। ठीक है, इतना ज्यादा, मतलब उस स्टार के साइज से भी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रही है, वो पता नहीं कितने टाइम्स ज्यादा होगा। व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहां पर मैं लाइट मान रहा हूं, हालांकि स्टार ने कोई डिस्टेंस नहीं कवर किया, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट, ठीक है, जो स्टार ने रिलीज की है। ठीक है, अगर वो बहुत ज्यादा निकल के आ रही है एज कंपेयर टू साइज ऑफ द स्टार, तब मैं स्टार को क्या मान के चल रहा हूं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। सिमिलरली अगर मैं किसी भी, यहां पर फिर से आ गया, सिमिलरली व्हेन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज मच लेस इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है, देन द ऑब्जेक्ट इज, यहां पर देन आना, then the object is considered as point object, then the object is considered as point object। मतलब point object का मतलब ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट सच में ही बहुत छोटा है, नहीं, ये नहीं है मीनिंग। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब है कि ऑब्जेक्ट का साइज जो मर्जी हो, लेकिन ऑब्जेक्ट ने अपने साइज के साथ अगर कंपेयर किया जाए उसके साइज के साथ, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया है दैट इज वेरी लार्ज, तब हम उसे क्या मान लेते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं। यहां पर इसने एग्जांपल देने की कोशिश की है। ठीक है, कार को इस पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। कार को पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब यहां पर यह निकल आएगा कि मतलब मैंने डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इट्स साइज। सो डायमेंशंस ऑफ ए कार आर स्मॉल एज कंपेयर टू डिस्टेंस ट्रेवल, सो वी कैन टेक इट एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। So we can take it as a point object. So कभी कभी हमारे पास क्वेश्चंस निकल के आएंगे जिनमें उसने वर्ड क्या यूज किया होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर बस पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये नहीं है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब साइज उसका 0 हो गया। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब यहां पर ये निकल के आएगा काइनेमेटिक्स के बीच में कि उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है, एज कंपेयर टू इट्स साइज इज वेरी लार्ज। बस ये टेक्निकली इसका मीनिंग निकल गया, टेक्निकल मीनिंग की तरफ जाओगे सब। ठीक है, टेक्निकलिटी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मूविंग फर्दर, मैं अगर आगे बढ़ूं तो मेरे पास आता है कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में ए बॉडी, ए रिजिड बॉडी, ए पार्टिकल। ठीक है, इनके बीच में भी आगे ये मेरे पास निकल के आ रही है डेफिनेशंस।
ठीक है, बॉडी किसे बोलते हैं? ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मैटर लिमिटेड इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, अब मेरे यहां जैसे अब सोच लो आपके घर की बिल्डिंग ही लगा लो। ठीक है, अब आपके घर की जो बिल्डिंग है, ठीक है, साथ में और घर आ गए। ठीक है, तो आपके घर का जो साइज निकल के आ गया वो लिमिटेड है सारी डायरेक्शंस में। ये नहीं कि आप उसे एक्सटेंड कर सकते हो, क्योंकि साथ पड़ोसी भी आ गए, नेबर्स आ गए, नेबर्स के घर है। ठीक है, नेबर्स का घर अगर वो एक भी नेबर आपको बेच के ना जाए, ठीक है, तब तो आपके घर का साइज लिमिटेड ही हो गया ना सारी डायरेक्शंस में। ठीक है, हैविंग ए फाइनाइट साइज, शेप एंड ऑक्युपाइंग सम डेफिनेट शेप इज कॉल्ड बॉडी। उसे क्या बोल दिया जाता है? बॉडी बोल दिया जाता है। देन फिजिक्स में ना आगे चल के, हालांकि काइनेमेटिक्स में इतना ज्यादा नहीं निकल के आएगा, आपका 5th यूनिट निकल के आएगा, 7th यूनिट निकल के आएगा या 5th यूनिट निकल के आएगा। ठीक है, उसमें बार बार वर्ड यूज किया जाएगा रिजिड बॉडी, बार बार वर्ड यूज किया जाएगा रिजिड बॉडी। ए बॉडी इज सेड टू बी रिजिड if the distance between any pair of its constituent particles remain unchanged। ठीक है, मतलब यहां पर रफ लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, ठीक है, तो रिजिड बॉडी को बोल सकता हूं सॉलिड बॉडी, जिसके ऊपर आप जितने मर्जी फोर्सेस लगा लो उसका साइज ना चेंज हो। ए बॉडी इज सेड टू बी रिजिड if the distance between any pair of its constituent particles remains unchanged। मतलब सॉलिड बॉडी को कह सकते हैं। ठीक है, अब पार्टिकल किसे बोलते हैं? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर विद 0 डायमेंशन विच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मास एंड पोजीशन इज डिफाइंड एज पार्टिकल। ठीक है, जिसका साइज हम क्या मान के चलें? 0 मान के चलें। ठीक है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ मास हो या उसे किसी पोजीशन के साथ मैं क्या कर सकूं? डिफाइन कर सकूं, देन दैट इज नोन एज ए पार्टिकल। ठीक है, अब पार्टिकल की डेफिनेशन के बीच में ज्यादा नहीं जाने वाले हम। रीजन बिंग, पार्टिकल के साथ आपकी जो निकल के आएगा केमिस्ट्री का पार्ट निकल के आएगा, दैट इज हेक्सेनबर्ग प्रिंसिपल। तो तब की तब देखेंगे, वो फिजिक्स का पार्ट नहीं है। मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, देन मोशन एंड रेस्ट पढ़ा, बहुत अच्छे तरीके से हमने ये पढ़ा हुआ है 9th क्लास के बीच में। ठीक है, इन एवरीडे लाइफ मैंने मोशन की डेफिनेशन पहले भी बता दिया आपको। वी सी सम ऑब्जेक्ट्स आर इन रेस्ट एंड अदर्स आर इन मोशन। फॉर एग्जांपल बर्ड्स फ्लाइंग, फिश स्विम, जो भी निकल के आ रहा है। अब यहां पे पिक्चर्स के बीच में क्या आ रहा है? एक पिक्चर के बीच में टॉम एंड जेरी आर इन मोशन, लेफ्ट पिक्चर के बीच में, दूसरी पिक्चर के बीच में दोनों के दोनों आपस में क्या है? रेस्ट में। ठीक है, अब टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर लिख लो, मैंने वैसे पहले भी लिखवा दिया। मोशन कब बोलते हैं? मोशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तब उसे क्या बोलते हैं? इज इन मोशन। वेयरएज रेस्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, उसे क्या बोल देते हैं? रेस्ट में। फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन ए कार, कार तो मोशन में है, लेकिन कार के को पैसेंजर्स, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या है? रेस्ट में। क्यों? उनकी सराउंडिंग क्या निकल के आ रही है? कार का इंटीरियर। ठीक है, आपस में एक दूसरे के साथ ऑब्जेक्ट्स हैं वो अभी। ठीक है, को पैसेंजर सारे के सारे रेस्ट में है, तो वो रेस्ट। ठीक है, तो वो हम क्या कह सकते हैं? रेस्ट में। लेकिन एट द सेम टाइम जो बंदे बाहर खड़े हुए हैं उनके लिए वो कार क्या निकल के आएगी? मोशन में निकल के आएगी। यही एग्जांपल निकल के आ रही है। Rest and motion are relative terms. Rest and motion are relative terms. Motion is a combined property of object and observer. ध्यान से सुनिए, motion is a combined property of object and observer। मतलब एक बंदा ऑब्जेक्ट को देख रहा है, जो बंदा ऑब्जेक्ट को देख रहा है उसे कहते हैं ऑब्जर्वर। फॉर एग्जाम्पल यहां पर बस दिखाई हुई है इन्होंने। ठीक है, बस मोशन में है, जो बंदे बाहर खड़े हुए हैं बस के, ठीक है, उनके लिए बस सब मोशन में है। ठीक है, बस मोशन में क्यों है? बिकॉज मोशन इज ए कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। ऑब्जेक्ट हो
ऑब्जर्व करने वाली चीज हो, दोनों आपस में अगर ऑब्जेक्ट या तो मोशन में हो और उसके मोशन को ऑब्जर्व करने वाली कोई चीज हो, तब उसे मोशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसे अपनी लैंग्वेज में अगर देखें तो कैसे देखेंगे हम? ठीक है, अब रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। अब ये आपने 9th में भी पढ़ा हो। ठीक है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ठीक है, क्यों? लिखो एग्जाम्पल। when you are traveling in a bus, when you are traveling in a bus, the co-passengers inside the bus are in rest, with respect to you। अगर आप बस में जा रहे हो, ठीक है, आप अगर को पैसेंजर्स को साथ में देखेंगे, दे आर इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू यू बिकॉज दे आर नॉट चेंजिंग देयर पोजीशंस, because they are not changing their positions, but for a person standing outside the bus, अब ऑब्जर्वर चेंज हो गया। पहले ऑब्जर्वर आप थे क्योंकि आप भी बस के अंदर बैठे हुए थे, लेकिन अब ऑब्जर्वर बाहर खड़ा हुआ, वो ऑब्जर्व कर रहा है। But for a person standing outside the bus, all the passengers of the bus are in motion with the bus. So rest and motion are relative terms. Means कोई चीज किसी के लिए, किसी ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में होगी, दूसरे ऑब्जर्वर के लिए क्या हो सकती है? मोशन में हो सकती है। अगर किसी एक बंदे को कोई चीज रेस्ट नजर आ रही है, दूसरे बंदे को वही चीज क्या हो सकती है? मोशन। वही चीज उसके लिए क्या हो सकती है? मोशन में हो सकती है। सो ये फिक्स्ड नहीं है कि अगर एक बंदे को अगर कोई चीज रेस्ट में नजर आ रही है तो दूसरे बंदे को भी रेस्ट में नजर आएगी। वो डिपेंड करता है कि वो ऑब्जर्व किस एंगल से कर रहा है या किस पोजीशन से ऑब्जर्व कर रहा है। सो दैट इज व्हाई रेस्ट एंड मोशन आर कॉल्ड रिलेटिव टर्म्स। हम इन्हें क्या मान के चलते हैं? रिलेटिव टर्म्स मान के चलते हैं। तो ये 9th क्लास का टॉपिक था हमारा, ये 9th क्लास के टॉपिक में किया हुआ हमने। ठीक है, देन यहां से देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट मोशन एंड एब्सोल्यूट रेस्ट। लिख लो यहां पे एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट। देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट मोशन एंड एब्सोल्यूट रेस्ट। अब इसकी हेडिंग लिखिए, बस हेडिंग को ही समझना है। ठीक, अब वो ये बताने की कोशिश कर रहा है ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं है, ठीक है, जो सभी के लिए मोशन में होगी। एब्सोल्यूट मोशन का मतलब यहां पर निकल के आ रहा है कि ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं है जो सभी ऑब्जर्वर्स के लिए हमेशा मोशन में ही होगी। कोई ना कोई ऑब्जर्वर ऐसा जरूर होगा, ठीक है, इन दी सराउंडिंग, पूरे यूनिवर्स के अंदर, जिसके लिए वो चीज क्या होगी? रेस्ट में हो सकती है। और एब्सोल्यूट रेस्ट क्या है? ऐसा कोई ऑब्जर्वर नहीं है जिसके लिए वो चीज हमेशा रेस्ट में होगी। ठीक है, कोई ना कोई एक आध ऑब्जर्वर ऐसा जरूर होगा जिसके लिए वो चीज क्या होगी? मोशन में होगी। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मोशन को अपनी लैंग्वेज के अंदर मैं लिखवा रहा हूं, लिख लेते हैं ऐसे। ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट which is in motion in the universe, any object, ये एब्सोल्यूट मोशन के बारे में बता रहा हूं पहले,
एनी ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन इन यूनिवर्स doesn't mean will be in motion for all the observers. Any object in the universe doesn't mean will be in motion for all the observers in the universe. For example, Earth is rotating Earth is revolving around the sun. ठीक है? The person which are on earth, for them अर्थ इज एट रेस्ट. हम सभी अर्थ के ऊपर ही हैं. अभी मैं अर्थ के ऊपर ही हूं, आप भी अर्थ के ऊपर ही हो. आप ऑब्जर्व कर सकते हो अर्थ मोशन में है. मुझे तो नहीं पता चल रहा अर्थ मोशन में है. ठीक है? सो विद रिस्पेक्ट टू मी या विद रिस्पेक्ट टू यू या जितने भी एनिमल्स अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, विद रिस्पेक्ट टू देम अर्थ इज एट रेस्ट. सो विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन्स living on the earth, the earth is at rest, but the person in a spaceship, but for a person in a spaceship, earth is in a continuous motion. अगर कोई बंदा स्पेसशिप से देखे उसे साफ पता चलेगा कि अर्थ मोशन में है, या अगर वो मून पे जाके देखे तो उसे साफ पता चलेगा मून अर्थ. सो देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट. समझ सकते हो? मतलब कोई ना कोई चीज किसी ना किसी बंदे के लिए या तो मोशन में होगी और दूसरे बंदे के लिए क्या हो सकती है? रेस्ट में हो सकती है. सिमिलरली एब्सोल्यूट रेस्ट के लिए भी आप उसके लिए भी यही बात बोल सकते हो. एब्सोल्यूट रेस्ट के लिए भी सेम चीज अपनी लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हो. चलो आगे बढ़ रहा हूं. यहां पर क्वेश्चन किया है, क्या पूछा? व्हाट अबाउट सन. अच्छा चलो सन की बात कर लेते हैं. ठीक है? अगर आप सन की बात करोगे ना, अब आप सारे अर्थ के ऊपर है, मैं अर्थ के ऊपर हूं, आप भी सारे अर्थ के ऊपर है. मुझे नहीं मालूम अर्थ के ऊपर जब है तो हमें ऐसे लग रहा है कि अर्थ इज एट रेस्ट, लेकिन सन मोशन में है. ठीक है? क्योंकि आप मॉर्निंग सन की डायरेक्शन देखिए, सन ईस्ट से निकल के शाम तक वेस्ट की तरफ चला जाता है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सन मोशन में है. हालांकि एक्चुअल में तो यही निकल के आ रहा है ना कि अर्थ इज इन मोशन, सन क्या कांस्टेंट है, रेस्ट में है. लेकिन जो बंदा अर्थ के ऊपर है, ठीक है, ये डिपेंड आगे 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 अगले टॉपिक में ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस आएगा, तब आपको ये बात और क्लियर होती जाएगी. ठीक है? ये डिपेंड करता है कि आप ऑब्जर्वर
खड़ा कहां पे हुआ ऑब्जर्वर? अगर ऑब्जर्वर में मेरे बात, अगर मैं अपनी बात करूं, आई एम ऑन दी अर्थ, ठीक है, अर्थ मोशन के अंदर है, पर मुझे नहीं पता चल रहा है कि अर्थ मोशन के अंदर है कि नहीं है। आप भी अपने रूम में बैठे हो, ठीक है, अगर अर्थ मोशन के अंदर है तो आपका रूम भी मोशन के अंदर ही है। एट द सेम टाइम अगर आपका रूम मोशन के अंदर है, आप रूम के अंदर हो, तो आप भी मोशन के अंदर ही हो, लेकिन आपको पता चल रहा है ऐसा नहीं। हमें तो ऐसा ही लग रहा है जैसे सन मोशन में है। अगर यही बात आपका अगर ऑब्जर्वर पॉइंट चेंज हो जाता है, आप मून के ऊपर जाके देखोगे या कोई स्पेसशिप में जाके देखोगे, तब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा। अब एक तीसरी जगह पे जाके जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो ना, आपने अर्थ को भी ऑब्जर्व करना है, एट दैट टाइम सन को भी ऑब्जर्व करना है, तब आपको पता चलेगा सन तो रेस्ट में है, अर्थ मोशन में है। सो बेसिकली जब आप रेस्ट और मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर, कि ऑब्जर्वर कौन सी पोजीशन पे खड़ा हुआ, ठीक है। डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द ऑब्जर्वर सेम ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, कोई ऑब्जर्वर बोलेगा डिफरेंट पोजीशन पे जाके सेम ऑब्जेक्ट के लिए रेस्ट में है, दूसरा ऑब्जर्वर बोल सकता है कि मोशन है। फॉर एग्जांपल, मैं अर्थ पे हूं, एक एस्ट्रोनॉट और मून के ऊपर है, बीइंग सिटिंग ऑन द अर्थ, मेरे लिए अर्थ रेस्ट में है, लेकिन जो एस्ट्रोनॉट मून के ऊपर है उसे पता चल रहा है अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। सो डिपेंड पोजीशन के ऊपर चल रहा है, पोजीशन के ऊपर कर रहा है, ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के ऊपर कर रहा है कि वो कौन सी जगह पे जाके ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है जी, क्लियर है मनमीन? मनमीन जी क्लियर है आपका क्वेश्चन कि कोई है डाउट अभी? चलो आगे बढ़ रहा हूं। देन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अभी मैंने बात की फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, अभी मैंने बात किया फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, ठीक है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैं ध्यान से समझाता हूं, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ध्यान से समझते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ठीक है। मैं अपनी लैंग्वेज के अंदर अगर इसे समझाने की कोशिश करूं, एक बच्चे को समझाना, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर बोल के चल सकता हूं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है कि मैं पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर बताने की कोशिश कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मेरे पास क्या है, एग्जाम्पल निकल के आ रही है कि एक बंदा पहले ट्रेन के बाहर खड़ा हुआ, प्लेटफॉर्म पे ऊपर खड़ा हुआ नजर आ रहा हुआ, बाद में वही बंदा ट्रेन के ऊपर चढ़ा हुआ, ठीक है। एक बंदा पहले प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर ट्री को देख रहा है, बाद में वही बंदा, ठीक है, ट्रेन में से, ट्रेन विच इज इन मोशन, उसमें से जाके ट्री को देख रहा है। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं इसकी, ठीक है। अब अगर मैं इस जो मैंने प्रॉब्लम अभी आपको दिखाई, अगर प्लेटफॉर्म की बात करें, ठीक है, अगर पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म क्या बन के निकलेगा, मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन के निकलेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर ट्रेन के ऊपर है वो पर्सन, इफ ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन ए ट्रेन, तो ट्रेन मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन के निकलेगा। ठीक है, अब डेफिनेशन पे जाओ। मैंने भी यही बात बोली थी, पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, ये सिर्फ एक समझाने का तरीका है। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर।
अगर वो पर्सन प्लेटफॉर्म पर खड़ा है तो प्लेटफॉर्म बन जाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर वही बंदा ट्रेन में खड़ा हुआ है तो ट्रेन बन जाएगी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अगर वो बंदा प्लेटफॉर्म पर खड़कर किसी ट्री को ऑब्जर्व कर रहा है, दिस इज द ट्री, ठीक है, तो उसे क्या नजर आएगा कि ट्री इज एट रेस्ट। ट्री क्या निकल के आएगा? रेस्ट पे। अब खुद सोचो, आप प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हो, प्लेटफॉर्म के ऊपर ही एक ट्री बना हुआ है, ठीक है, तो आपको तो ऐसे ही लगेगा ट्री मोशन में तो है ही नहीं, ट्री तो अपनी पोजीशन चेंज कर ही नहीं सकता। बट अगर वो सेम पर्सन ट्रेन के ऊपर खड़ा हुआ है और वो ट्रेन में से ट्री को देख रहा है, ठीक है, तो वो उसे ऐसा लगेगा जैसे ट्री इज इन मोशन। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कार में जा रहे होते हो, ठीक है, जब आप कार में जा रहे होते हो तो आपको ऐसा लगता है कि अगर साइडों में रोड के साइड में ट्रीज हैं तो आपको ऐसा लगेगा ट्रीज पीछे जा रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो। अब होता क्या है, कार मोशन में है, ट्रीज मोशन में नहीं है, लेकिन आपको क्या लग रहा है, ठीक है, वट यू आर फीलिंग, ठीक है, दैट इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, सो विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, मैं ये कह सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोथ आर करेक्ट। बोथ द थिंग्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये देखिए आपके सामने है, ठीक है, वो क्या बोल रहा है, विजिबल है, काफी हद तक तो देख सकते, रीड कर सकते हो आप, ठीक है। A person standing on the platform observes that tree on a platform is at rest, but when the same person is passing away in a train through a station, observe that tree is in motion. In both conditions, observer is right, but the observations are different because in first situation, observer stands on a platform which is a frame of reference at rest. इसमें क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, रेस्ट हो गया। इन सेकेंड सिचुएशन ऑब्जर्वर इज मूविंग इन ट्रेन, ठीक है, विच इज द रेफरेंस फ्रेम ऑफ इन मोशन। मतलब डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में खड़ा हुआ है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन में। जब मैं कार में बैठ के जा रहा हूं और साइडों पर मैं देख रहा हूं कि ट्रीज पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इन मोशन है, ठीक है। अगर मैं कार से उतर के साइड पे खड़ जाता हूं, तब मैं देखता हूं कि ट्रीज मेरे साथ रेस्ट में आ गए क्योंकि मैं भी रेस्ट में, तब मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, रेस्ट है। तब मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या निकल के आ रहा है, रेस्ट। सो मैकेनिक्स के अंदर किसी के मोशन को देखने के नजरिए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अर्थ के ऊपर हो, ठीक है, अभी देख लो नेचर के अंदर कितना कुछ है, ठीक है, अभी मैंने एग्जांपल समझाने की कोशिश की, ठीक है। जब आप अर्थ के ऊपर हो और आप अगर सन को देख रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि सन इज इन मोशन, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अर्थ एट दैट टाइम। आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या निकल के आ रहा है, अर्थ निकल के आ रही है, और आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन में है, अर्थ इज इन मोशन, रिवॉल्व कर रही है अर्थ, ठीक है, तो अपने एक्सिस के ऊपर भी रिवॉल्व कर रही है, रोटेट भी कर रही है सन के इर्द गिर्द। तो आपकी जो अर्थ है इज इन मोशन, लेकिन आपको मालूम है, अब आप अर्थ के ऊपर हो, आप अपने अपने रूम्स में बैठे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि अर्थ मोशन में, मुझे भी नहीं लग रहा अर्थ मोशन में, ठीक है, लेकिन इन एक्चुअलिटी आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, मोशन में है, जिसके कारण आपको ऐसा लग रहा है कि सन इज इन मोशन। आपको ऐसा लगेगा सन इज इन, लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है, सन रेस्ट में है। सिमिलरली सेम, जब आप कार में जा रहे हो तो ट्रीज अलोंग दी रोड, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा ट्रीज। अब जब कभी भी लॉकडाउन खुलता है तो आप जब कभी ट्रैवल करें तो ध्यान देना इस बात के ऊपर, आपको ऐसा लगेगा, ऑब्जर्वेशन आपकी ऐसे निकल के आएगी जैसे ट्रीज मोशन में है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं,
ठीक है, तब ट्रीज आर इन रेस्ट, लेकिन आपको ऐसा प्रिटेंड क्यों हो रहा है कि ट्रीज पीछे जा रहे हैं? बिकॉज आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इन मोशन। ठीक है, सिमिलरली अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पे आ गया, ठीक है, तब आपको जो एक्चुअल में रेस्ट में चीजें हैं वो रेस्ट में दिखाई देंगी। ठीक है, और जो एक्चुअल मोशन में चीजें हैं मोशन में दिखाई देंगी। क्लियर है यहां तक? ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट था जो हमें न्यूमेरिकल्स के लिए थोड़ा सा दिमाग लग के चलना। हालांकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा कंपटीशन के क्वेश्चंस आएंगे, आपके स्कूल लेवल के ऊपर इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, पर ये टेक्निकल टर्म्स है, ये समझ में आनी चाहिए, मैकेनिक तो समझना। चलो मैं यहां पर सेशन एंड करता हूं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ ही एंड करता हूं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मेरे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस निकल के आ रहा है। ठीक है, एग्जांपल निकल के आ रही है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन द लेफ्ट इमेज आर पीपल आउटसाइड द बस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन द राइट इमेज आर द पीपल इनसाइड द बस। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दो बंदे बस के बाहर खड़े हैं उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बाकी जो बंदे बस के अंदर है उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। द पर्सन ऑब्जर्विंग द मोशन इज नोन एज ऑब्जर्वर। अब इसके अंदर जो पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है मोशन को इज नोन एज ऑब्जर्वर। अब डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर आउटसाइड द बस है कि ऑब्जर्वर इनसाइड द बस है। दो कंडीशंस है, एक बंदा बस के बाहर है, एक बंदा बस के अंदर है। अब डिपेंड करता है बस के बाहर वाले को ऑब्जर्वर कंसीडर करके चलूंगा कि बस के अंदर वाले को ऑब्जर्वर कंसीडर करके चलूंगा। ठीक है, अब द ऑब्जर्वर फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन मस्ट हैव इट्स ओन क्लॉक टू मेजर द टाइम एंड ए पॉइंट इन स्पेस अटैच्ड विद अदर बॉडी। ठीक है, अब ये सारा कुछ जो अगर आप देखोगे तो आप इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर स्टडी कर सकते हो। ठीक है, इसे कल करेंगे, आज नहीं कर रहे। आज अभी फिलहाल इतना ही समझो जो मैंने अभी समझाया। ठीक है, कल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ देखेंगे तो आपको और ज्यादा इजी नजर आना शुरू हो जाएगा। अभी सिर्फ इसकी टेक्निकलिटी को समझिए। ठीक है, अच्छा मैं फिर नाम लेके पूछ रहा हूं, हनी कोई प्रॉब्लम आज के सेशन में? समझ में आया सारा? इशिता जी, इशिता आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। चलो जसलीन, सारा क्लियर है? चलो मनमीन जी, ओके। नूर, नूर आपकी आवाज नहीं आई बेटा। ओके, थैंक यू। रेवा, चलो तान्या जी, चलो तवलीन, चलो मेरे पास जितने भी नेम शो होते हैं ना वो अल्फाबेटिकली शो होते हैं। ठीक है, तो ये मत सोचना कि यार सर उसका नाम ज्यादा लेते हैं उसका नाम पहले लेते हैं। ठीक है, चलो गुड इवनिंग, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।